Good morning everyone. Lecture number 7. Very important PY questions for NTPC एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? काठमांडू के द्वारा की गई थी. पहले दक्षिण एशियाई खेल कब खेले गए थे? 1984 में. और भी खेलों की बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में खेले गए थे. इंडिया ने दूसरी बार कब खेले गए थे? 1982 में. फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब खेले गए? 1930 में हैमिल्टन में. युवा कॉमनवेल्थ गेम कब खेले गए? 2000 में स्कॉटलैंड में. फर्स्ट ओलंपिक कब खेले गए थे? 1896 ग्रीस एथेंस में. सेकंड 1900 में खेले गए थे पेरिस फ्रांस में, जिसमें महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था. फर्स्ट शीतकालीन गेम कब खेले गए? 1924 में चैमोनिक फ्रांस में. फर्स्ट ग्रीस में युवा ओलंपिक 2010 में खेले गए सिंगापुर में. फर्स्ट शीत युद्ध कब खेले गए थे? 2012 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में. सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है? जो भी ऑप्शंस दिए थे उनमें से बैंकिंग तरीका नहीं है. समष्टि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय आय होता है. वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है. राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो आय की बात व्यय और मूल्यवर्धित तरीका या उत्पाद तरीका होता है. 3 भागों में डिवाइडेड होता है, जिसमें से हम आय की बात करते हैं. जिसमें हमें कोई भी कंपनी या फैक्ट्री ओपन करनी है तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि भूमि, मजदूर, पूंजी, उद्यमिता. अब भूमि के लिए हमें किराया देना पड़ता है. उस किराए को हमें क्या कहते हैं? एक फैक्टर भुगतान होता है. मजदूरी को भत्ता देना पड़ता है. पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है. उद्यमिता पर लाभ होता है. व्यय की बात करते हैं तो इसे हम चिंगम के नाम से याद करते हैं, जिसमें से एक्स आपको थोड़ा और लगेगा, बट CIGXM हो रहा है चिंगम. सी से है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम लोग हैं. आई से है निवेश. जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक्स से आयात. और इन सब को ऐड करने के बाद हमें एम यानी कि निर्यात से माइनस करना होता है. मूल्यवर्धित तरीका या उत्पाद तरीका की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड होता है, जिसमें हर स्टेज पर जितनी वैल्यू होती है उसे हमें एंड पे आके ऐड करना होता है. ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो कंपनी से 10 रुपीज़ में निकली, उसके बाद 20 में दूसरे व्यक्ति पे पहुंची, 30 में किसी तीसरे व्यक्ति पे पहुंची, उसके बाद हमें 40 रुपीज़ में वो चीज़ प्राप्त हुई. तो हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है. उन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू होती है उसे ऐसे बोलते हैं सिग्मा GVAN. जो भी है उसे सिग्मा पूरा टोटल ऐड करके बताता है कि इतना. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा दोनों पार्टियों द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया गया था? ये हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी. AC यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने, जिसमें गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था. ठीक है. और तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, जिसमें बात कही गई थी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी जाएगी, लेकिन राजधानी कलकत्ता से दिल्ली सन 1912 में की गई थी. 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था. भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं. 1909 में आया था, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं. मार्लो इस समय सचिव था और मिंटो गवर्नर था. इसमें सबसे पहली बार पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, जो मुस्लिम के लिए थी. भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो 1919 में आया था, जिसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं. नायडू ने जिन्ना को हिंदू एकता मुस्लिम का पिता कहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी जो 1916 में, वो एक्चुअली इसीलिए हुई थी क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जिन्ना ने उसमें योगदान दिया था कि एकता हो, इसलिए उसे हिंदू मुस्लिम एकता का पिता कहा गया था. 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष के नेतृत्व में, जिसमें गरम दल और नरम दल 2 भागों में डिवाइडेड हो गए थे. नरम दल में वो लोग थे जो थोड़े एजेस थे और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. जिंसरोल, पैराडोल, सॉगलस और जिंसरोल किसके यौगिक हैं? तो ये अदरक के हैं.
अदरक में पाए जाने वाले रोगाणुरोधी यौगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति, स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार होगा? तो ये बात 26C में कही गई है कि चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व। ठीक है, अब अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो इसमें सब क्लॉज भी हैं 4 ABCD। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जिसमें ए में कहा गया है संस्थान को स्थापित और रख रखाव की स्वतंत्रता है। बी में धार्मिक मामलों को अपने स्वयं के मामलों में बनाए रखने की स्वतंत्रता है। सी में चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण है, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। डी की बात करते हैं, ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रसारित करने का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 दो ही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी अपनी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। क्यों है? क्योंकि एक को हटा दिया गया था। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था और इसे कहाँ ऐड किया गया था? 300A में, जो कि एक कानून अधिकार बन चुका था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ तक थे? 25 से 28 तक थे। 25 की बात करते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा धर्म मानना है, कौन सा नहीं मानना है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यदि हमें कभी भी नवरात्रि बिठानी है तो हम कहीं भी टेंट लगा देते हैं, तो उसके प्रबंधन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी करना है, साउंड वाउंड, तो उसकी हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। टैक्स कोई नहीं देता है तो हमें नॉर्मली पेमेंट करना होता है, जैसे शूज़ स्लीपर्स रखनी है तो उसके पे करना है, पर टैक्स नहीं देना होता। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि शिक्षण संस्थान है जहाँ गवर्नमेंट पे करती है, वहाँ यदि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वो नहीं दी जा सकती, उसमें उपस्थित होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। सरकार द्वारा वित्त पोषण संस्थान, वही बात है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्लासी के युद्ध में सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। फर्रुखसियार 1717 में राजा था, जिसने फरमान जारी किया था कि जो भी ब्रिटिश हैं वो बिना कर के व्यापार कर सकते हैं बंगाल में, कर मुक्त कर दिया था। सिराजुद्दौला ने कालकोटरी घटना हुई थी जिसमें फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी की जा रही थी, वो उसे अच्छी नहीं लगी, तो कालकोटरी की घटना हुई थी जिसके तहत उसने अंग्रेज़ों को किलेबंदी करवा दी गई थी, जिसमें कुछ अंग्रेज़ों की मौत भी हो गई थी, 3-4 लोगों की, तो उसे कालकोटरी घटना कहती है। एक्चुअली सिराजुद्दौला चाहता था कि जो भी टैक्स माफ़ किया है, वो सन 1717 की बात है, अब हमें टैक्स माफ़ नहीं करना, हमें अब टैक्स चाहिए। ये बात अब ब्रिटिश को भी अच्छी नहीं लगी थी। क्लाइव और मीर जाफिर ने मिलकर प्लासी का युद्ध लड़ा था। मीर जाफिर जाकर इसमें अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, जिसमें मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों एक साइड थे और ब्रिटिश एक साइड थे, बट ये तीनों ही हार गए थे। मीर कासिम जब बना था तो उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मंगोर कर दी थी। बना तो मीर जाफिर था पहले, उसने यही शर्त रखी थी कि बना देंगे। उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया, वो ठीक नहीं लगा उन्हें, इसलिए सिराजुद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था उस टाइम। सन 1765 की बात करते हैं तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसे दीवानी अधिकार दिए गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अवध के संस्थापक बंगाल में सबसे पहले कौन बैठा गद्दी पर? मुंशी कुली खान। अवध में सादत अली खान। हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क, जिसे असफ जहाँ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अष्टक का नियम प्रतिपादित किया गया था न्यूजीलैंड द्वारा 1865 में, जिसमें 56 तत्व थे। अंतिम तत्व थोरियम था। तिर्यक सिद्धांत डोबेरियन ने दिया था, जिसमें इसमें दिया तो सन 1817 में इसको बताया गया था, 1829 में ये हुआ था। जिसमें प्रथम और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का माध्य
उसी तर्क में उपस्थित दूसरे तत्व के द्रव्यमान के समान होता है। जैसे कि ए, बी और सी है, तो इन दोनों का परमाणु द्रव्यमानों का मान बी के द्रव्यमान के समान होता था। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी सन 1869 में, जिसे आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। इसने पहली बार सही से एटम्स नंबर को लिखा था, बट मोज़ले ने 1913 में दी थी आवर्त सारणी, जो कि पहली बार परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। सबने परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, लेकिन इसकी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कोपिंग जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जलवायु का कोड है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का कोड है। कोपेन ने सन 1884 में दिया था, जलवायु का कोड दिया था, जिसमें कैपिटल थे ABCDE और स्मॉल लेटर थे MFWS। ए से ट्रॉपिकल, बी से ड्राई शुष्क, सी से वार्म टेम्परेचर, डी से कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई से टुंड्रा, एम से मानसून, एफ से फुल वर्षा थी, डब्ल्यू से विंटर ड्राई थी, एस से समर ड्राई थी। अब उसने पूछा ए और एम, ए से क्या है? ट्रॉपिकल है, एम से क्या है? मानसून है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कौन सी पुस्तक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया ने आज़ादी प्राप्त कर ली। द रोड अहेड किसकी है? बिल गेट्स की है। अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। फ्रीडम इन एक्साइल 4th दलाई लामा की, 14 दलाई लामा की है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर नेहरू जी की है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अ प्रॉमिस लैंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की है। आत्मकथा किसके? राजेंद्र प्रसाद की है, इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा था। बिकमिंग किसकी है? मिशेल ओबामा की है। नॉर्मल बोल लो की बात करते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से थे? अमेरिका देश से थे। कौन? नॉर्मल बोल लो। हरित क्रांति अन्न उत्पादन से संबंधित थी, जिसमें पहली बार HIV की बात की गई थी और छोड़ता वाले बीजों की। इसके लिए उन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी शांति के क्षेत्र में। हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मल बोल लोग थे। हरित क्रांति नाम किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। अब भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जो कि दूध से संबंधित था। इनकी पुस्तक थी द मैन हु मेड द एलिफेंट मूव। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अगर के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो अगर के बारे में, यह आइसक्रीम और जली बनाने में उपयोग किया जाता है, सही बात है। अगर का उपयोग सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए किया जाता है, सही बात है। अगर राल, शैवाल, जेलिडियम और क्रेसलिया से प्राप्त वाणिज्यिक उत्पादों में से एक है, तो सही बात है। तो गलत कौन सा बचा? 4th वाला बचा था कि संस्कृति के पोषक तत्वों और वर्षा स्रोतों के रूप में किया जाता, नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 281 में है। ये वित्त आयोग क्या संवैधानिक संस्था है? अनुच्छेद 280 की बात करते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, जिसमें 5 मेंबर्स होती हैं, जिसमें से एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स अदर होते हैं। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से? KC नियोगी थे। और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। संसद में योग्यताएं और बताई गई हैं किसकी? अध्यक्ष की, जो कि पब्लिक अफेयर्स होती हैं। राष्ट्रपति को सुझाव और सिफारिश देता है ये। और पेंशन संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, इसके पेंशन हैं जो भी, वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंत में दक्षिण बिहार में भयानक अकाल पड़ा था और उनके शिष्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। तो भद्रबाहु दिगंबर के शिष्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि ली थी, जिसके कारण उन्होंने 3-4 हफ्ते तक कुछ खाया पिया नहीं था और उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रवणबेलगोला में बात करते हैं, तो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे महामत्स्य अभिषेक कहते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पर, ठीक है। 16 जनपद थी, जिसमें से मगध सबसे ज़्यादा हाईलाइट और सबसे बड़ी थी, जो कि गंगा और सोन के मध्य में थी। मगध में उस टाइम मौर्य वंश का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर अपने वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आया था, जो कि सेलुकस निकेटर का दूत था, और इसने इनको हराया था। इसके बाद इनकी ही बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी। मेगस्थनीज
ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें 7 वर्डों के बारे में बताया गया था कि इंडिया में 7 वर्ड होते हैं, 7 वर्डों में डिवाइडेड होता है, बट ऐसा नहीं था। इंडिया में ओनली 4th वर्ड में डिवाइडेड होता है, जो कि आज भी है। जैन संगीति की बात करते हैं तो जैन संगीति 2 हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। स्थूलभद्र श्वेतांबर चुने गए थे जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, और भद्रबाहु ने दिगंबर था जिन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बगदाद के मूल निवासी ... ने अखबार अल जमान समय का इतिहास लिखा था। अल मसूदी ने लिखा था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक रेहला थी। मिनहाज ए सिराज तबकात नसीरी लिखी थी। तारीख फिरोज शाही और फतवा ज़हारिदी किसने लिखी थी? जयाउद्दीन बनी ने लिखी थी। तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह के बारे में बताया गया है। यहना बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाही लिखी थी। भाई ये नेम है और ये बुक्स का नेम है, सेम लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कौन सी वस्तु विनिमय का दोष है? तो चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत किसी भी धन को आगे बढ़ाना मुश्किल है, तो दोनों ही हैं। वस्तु विनिमय का। मुद्रा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 3 तरह की मुद्राएं चलती हैं, जैसे कि फ्लैट मनी जो कि करेंसी होती है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आते हैं, इसका भी अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। और फ्रीक्वेंटली मनी में चेक आता है, जिससे कि जब दोनों लोगों की सहमति होती है उस टाइम ही चेक को प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पदभार संभाला था? 1952 में संभाला था। और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे 50 से 62 तक। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड राष्ट्रपति रहे थे। जाकिर हुसैन तीसरे रहे थे। बीबी गिरी 4th रहे थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अपने पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 87 की बात करते हैं तो आर्टिकल 87 को थैंक्स ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इसमें राष्ट्रपति को अपना भाषण गवर्नमेंट के पास करवाना होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली से अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहा जाता है, नंबर 1 कहा जाता है, जो कि GT रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है। इसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी बिहार के एक जमींदार का बेटा था, जिसने बाद में हुमायूं को हराकर खुद गद्दी पर बैठा था। चिटगोंगा बांग्लादेश से काबुल तक जाती है GT रोड। NH2 को दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। शेरशाह सूरी का रियल नाम फरीद खान था, जो कि हुमायूं को हराकर गद्दी पे बैठा, जो मैंने अभी बताया था, जिसने चौसा का युद्ध और कन्नेस का युद्ध लड़ा था सन 1539 में। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे लंबा नेशनल बॉर्डर कौन सा है? NW1 है, जो कि गंगा भागीरथी हुगली पर है। और दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बैंक भौतिक वर्ष किसे आइंस्टीन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो 2005 को आइंस्टीन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। सापेक्षता के प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें 1922 में नोबेल दिया गया था। 1921 का नोबेल 1922 में दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले हेनरी हर्ट्ज ने बताया था, लेकिन वो इसके बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं बता पाए थे। और हेनरी हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय किरणों की खोज की थी। UV किरण की खोज जोहान विलियम्स रिटर ने की थी। एक्स की रोंटिंजन ने की थी। पीवो की मैडम क्यूरी ने की थी। PV को पोलोनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है, पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, जिसे महावट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कोशिका के आकार प्रकारों का गलत जोड़ा है, तो लंबा मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, सही बात है। अंडाकार ग्लेमाइडोमोनस होते हैं हरित शैवाल, सही बात है। अमीबा अनियमित होता है, सही बात है। आयताकार तंत्रिका कोशिका होते नहीं, थैलोफाइटा आयताकार। पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम भी अनियमित आकार का होता है, चप्पल जैसे आकार होता है इसका। इसके बाद जो भी कण हैं ये वोसिलिया होते हैं। किडनी नेफ्रॉन
से बनी होती हैं। किडनी नेफ्रॉन से बनी होती हैं। और स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो इन पर कंट्रोल नहीं रहता है। और कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो इसमें हार्ट वाली मसल्स आती हैं, इनमें शाखाएं होती हैं। मैं क्या बताऊं। साइनेप्स होता है यहाँ पर, साइनेप्स जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का भाग होता है। और ये नोड है, नोड और एनीवियर, स्क्रैच सेल है, ये माइक्लियन सेल्स है। छोड़ो यार, इतना ही बहुत है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। एनएचआरसी के कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स के अरुण कुमार मिश्रा हैं। सिद्धवी के एस रमन हैं। एनजीटी सैनिटरी है, मतलब इसका संविधान से मतलब नहीं है, यह एक एक्ट के माध्यम से बनी थी। एक्ट 2010 में बना था। सेवी मुंबई में है, इसकी चेयरमैन माधुरी पुरी बुच है। 1988 में बना था, एक्ट के थ्रू बना था और एक्ट आया था 1992 में। यूपीएससी भाग 15 में है, अनुच्छेद 315 से 323 तक है। एनएचआरसी भी एक एक्ट के थ्रू बना था जो कि 1993 में आया था। सिद्धवी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और बना था 1990 में। भारत ने किसे हराकर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है? तो मलेशिया को हराकर जीती है। और ये कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से। और जौहर कप भी हॉकी से संबंधित है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ड्रिबलिंग शब्द हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल से संबंधित है। थैंक्स।